चलो क्लास देखो बेटा, रिदम। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, हमने क्या रीड करा? प्रोटॉन क्या होते हैं आपके पास? P पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा हमारे पास? E नेगेटिव। और न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब सबसे पहली चीज बेटा एक छोटी सी हम बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोला इसको? एटम। ये अंदर वाला पार्ट क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियस। ये क्या हुआ? एटम। ये क्या हुआ? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आगे बाहर क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ई नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ई नेगेटिव। प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन है नो चार्ज। बात समझ में आया? एटम के अंदर बीच में सेंटर में क्या हुआ? न्यूक्लियस। ये क्या हुआ? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रिसाइड करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज? न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन किसने डिफाइन करा? ई गोल्डस्टाइन। किसने डिफाइन करा? ई गोल्डस्टाइन। इलेक्ट्रॉन किसने डिफाइन करा? थॉमसन। और आपके पास न्यूट्रॉन जे चैडविक। किसने करा आपका? जे चैडविक। इतनी बात समझ में आई सबको? पक्का से क्लियर है सबको? ठीक है, प्रोटॉन किसने डिफाइन करा? ई गोल्डस्टाइन। प्रोटॉन ई गोल्डस्टाइन, न्यूट्रॉन चैडविक, और न्यूट्रॉन 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 चैडविक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब देखो बेटा, हम लोगों ने क्या करा? ठीक है, हम लोगों ने क्या करता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी एटम जो होता है बिल्कुल छोटू वाला पार्टिकल होता है। ठीक है, जिसे हम आगे कभी भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ लिया भैया एटम के क्या होते हैं? कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल हमने क्या पढ़े थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करा था? जे थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ने क्या बोला था कि भैया जो एटम है वो कैसे दिखता है? क्रिसमस पुडिंग की तरह। कैसे दिखता है? क्रिसमस पुडिंग की तरह। जो ब्राउन वाला पार्ट है वो क्या हो गया आपका? प्रोटॉन। ब्राउन वाला पार्ट क्या हो गया? प्रोटॉन। जो ऊपर चेरी नट्स हो गए वो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। फिर उसने बोला कि भैया आप समझ भी सकते हो कि आपका वो किसके इक्वल है? वाटरमेलन। किसके इक्वल है? वाटरमेलन। वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट क्या हो गया? प्रोटॉन। जो ब्लैक वाले सीड्स हो गए वो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। ये तो डिफाइन कर दिया जे थॉमसन ने। बट जे थॉमसन ने कि सारी चीज़ें अच्छे से डिफाइन करी? नहीं, उसने ये बताया कि वो कैसे शेप में होते हैं। क्या उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन भैया बाहर होंगे, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा, या उसका कुछ चार्ज होगा या नहीं होगा? ऐसे बारे में तो कुछ नहीं बोला। ठीक है, तब उसके एक्सपेरिमेंट को, जो उसके एक्सपेरिमेंट में जो गलतियाँ थी उसको क्लियर किसने करा? आपका रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा। अब उस एक्सपेरिमेंट में उसका मेन काम क्या था? वो क्या जानना चाहता था? उसका मेन एम था कि भैया पहले तो वो ये जान ले, क्या जाने? कि भैया एटम के अंदर कुछ मास है या नहीं है। ठीक है, या एटम के अंदर जो स्पेस है वो खाली है या नहीं है, या एटम जो है वो कितना हैवी है, कितना लाइट है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए कौन एक्सपेरिमेंट करता है? रदरफोर्ड। कौन एक्सपेरिमेंट करता है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या जानना चाह रहा था कि भैया एटम जो है, क्या एटम बिल्कुल अंदर से खाली है? क्या एटम के अंदर कुछ है? या एटम के अंदर प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, कैसे शेप है, कैसे नहीं? ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ अभी बताएंगे कैसे करा। ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए बेटा क्या करा? रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या ली? गोल्ड फॉइल। क्या ली उसने? गोल्ड फॉइल। आप लोग महंगी वाली चॉकलेट खाते हो? अच्छी वाली 100-200 रुपये वाली, 10-20 रुपये वाली नहीं। वो सारी की सारी चॉकलेट रैप होती है गोल्डन पेपर में, होती है ना। अब 10 रुपये 20 रुपये वाली में तो गोल्डन पेपर तो दिखता ही नहीं, 80 रुपये में भी नहीं दिखता। बट जो 200-300 रुपये से महंगी होती है उसमें दिखता है आपको। तो सोचो कितना कॉस्टली होगा वो भी। ठीक है, ठीक है। 80 रुपीज़ वाली में किसी किसी में दिखता है, किसी किसी में नहीं दिखता। ठीक है, जो आपका देखो जो गोल्ड क्या कहते हैं, जो आपकी जो ऊपर की लेयरिंग रहती है वो क्या होते हैं? एल्यूमिनियम फॉयल होता है। उसको हमने क्या बोला? गोल्ड फॉइल। क्या लिया उसने? गोल्ड फॉइल। तो रदरफोर्ड ने क्या लिया कि भैया क्या करते हैं, हम एक गोल्ड फॉइल ले लेते हैं। अब गोल्ड फॉइल के अंदर उसने क्या करा कि कुछ ना कुछ रेस पास करके देखूंगा। गोल्ड फॉइल भी तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। तो उसने क्या करा? अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड फॉइल चूज करा। क्यों करा?
क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी। कितनी थी? बहुत ही ज़्यादा थिन थी, और इतनी थिन थी कि उसकी थिननेस जो है वो 1000 एटम जितनी थिक है। बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? उसने क्या करा, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको चूज़ करा? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल उसने बोला कि वो थिननेस होनी चाहिए, सबसे थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, और वो इतनी थिन होनी चाहिए कि वो 1000 एटम जितनी थिक हो। मतलब उसकी जो थिननेस है, 1000 एटम एक जगह रख दो, उनकी जो थिकनेस होगी वो किसके इक्वल होगी? उस गोल्ड फॉइल के इक्वल। आई बस समझ में? ठीक है, तो उसने सबसे पहले किसको चूज़ करा? जल्दी बोलो। गोल्ड फॉइल कितने एटम जितनी थिक थी? 1000 एटम। फिर उसने क्या करा? भैया उसमें से मैं कुछ रेस पास करके देखूंगा। अब कोई चीज़ यहाँ पर है, इसमें तो कुछ पास करके देखोगे, पास होगी तो अभी तो बोलोगे स्पेस है, अगर पास नहीं हुई तो क्या स्पेस है? नहीं। अब मैंने बोला, मैंने हाथ ऐसे ले लिया, ठीक है, यहाँ से मैं कोई चीज़ पास करूँ, क्या पास हो रही है? नहीं। तो इसका यहाँ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है? नहीं है। अब मैंने यू फिंगर्स कर ली, यहाँ से मैंने रेस पास कर दी, तो ऑब्वियसली पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी? स्पेस होगी। तो ये चेक करने के लिए उसने क्या करा? हीलियम की रेज ली। किसकी ली? हीलियम की। ठीक है, क्यों ली? क्योंकि उनका मास कितना था? 4u थे। कितना था मास? 4u। और वो क्या थे? डबली चार्ज पार्टिकल्स। क्या थे? डबली चार्ज पार्टिकल। मतलब उनका जो चार्ज था वो क्या था? डबल। क्या था उनका चार्ज? डबल। और वो बहुत ही फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल थे। क्या थे? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। किसके फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल लिए थे? हीलियम के। किसके लिए? हीलियम के। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल किसके थे? हीलियम के। कितने किसके थे? मास कितना था? 4u। और वो कहते हैं डबली चार्ज। क्या थे? डबली चार्ज। मतलब उनका चार्ज नॉर्मल से था वो क्या था? आपका डबल था। और उसने क्या चूज करा था? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल कितनी एटम जितनी थिक थी? सबसे पहले उसने क्या लिया? कितने एटम जितनी थिक? फिर उसने क्या लिया? हीलियम के अल्फा पार्टिकल। क्या लेंगे? हीलियम के अल्फा पार्टिकल। मास कितना था? 4u। और उनका चार्ज क्या था? डबल। डबली चार्ज मतलब डबल चार्ज था। इतनी वजह नहीं? नहीं बेटा, अल्फा पार्टिकल्स है वो, जैसे उसके मेजर यूनिट नहीं है, उसका टाइप है। ठीक है, अब देखो बेटा, कह रहे रदरफोर्ड स्कैटरिंग का मतलब होता है जब लाइट किसी भी चीज़ से रे होके पास होके आपकी अलग अलग स्प्लिट हो जाती है, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आदित्य, अब सपोज करो आपने क्या कहते हैं, आप एक्टिवा बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, रात के टाइम 8 या 9 बज रहे हैं, आपने एक्टिवा की हेडलाइट ऑन करी, तो हेडलाइट में आपको क्या दिखता है? यानी मतलब लाइट स्कैटर हो रही है, वो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा? रद है वो टिंडल इफेक्ट होगा। मैं स्कैटरिंग की बात करूँ, स्कैटरिंग का मतलब हो गया किसी भी चीज़ से लाइट का पास होना, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका स्कैटरिंग। अब रदरफोर्ड ने भी क्या करा? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करा? रदरफोर्ड सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल एज ही वांटेड अ वेरी थिन लेयर। उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या ली? गोल्ड फॉइल ली, जो बहुत ही ज़्यादा थिन थी, मतलब क्या थी? बहुत ही ज़्यादा पतली थी। ठीक है, द गोल्ड फॉइल यूज बाय रदरफोर्ड वाज 0.0004 मिलीमीटर्स इन थिकनेस, दैट इज अबाउट 1000 एटम जितनी थिक। वो गोल्ड फॉइल इतनी पतली थी कि 1000 एटम को अगर मैं एक जगह रख दूं, उस गोल्ड फॉइल को इक्वल रख दूं, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या थी? वो उसके इक्वल। तो आपको ये मेजरमेंट अगर नहीं लर्न कर सकते तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो, आप लिख सकते हो द गोल्ड फॉइल यूज बाय रदरफोर्ड वाज अप्रॉक्सीमेटली 1000 एटम्स थिक। कि वो कितनी एटम थिक थी आपकी? 1000। इतनी बात समझ में आ गई? पहले उसके लिए क्या चाहता था वो? पतली लेयर। पतली लेयर उसने किसकी ली? गोल्ड फॉइल की। कितने 1000 एटम थिक थी? 1000। इतनी बात समझ में आ गई? कह रहे हैं इन हिज एक्सपेरिमेंट उसने कौन से पार्टिकल लिए? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। जिग 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 जो ऐसे से तेते से चले, उसको उसने क्या लिया? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, ताकि जितने अल्फा पार्टिकल है वो किस पे जाए? आपकी गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल पे जाएंगे, जब वो सीधे चले गए तो मतलब मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि इस पार्टिकल के बीच में क्या होगा? स्पेस। टकरा के वापस आ गए तो मतलब इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है। टकराने के बाद क्या चलेंगे? अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ मास हो, कुछ ना कुछ चार्ज हो, तभी तो डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में। इतनी बात समझ में आ गई? फिर उसने क्या लिया? दी अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम आयन। अल्फा पार्टिकल किसके लिए? हीलियम के। विद ए +2 चार्ज। +2 चार्ज मतलब डबल चार्ज। +2 चार्ज मतलब डबल चार्ज। डबल चार्ज लिया। देयर एटॉमिक मास इज 4u। समर्थ बातें नहीं। एंड हेंस अ हाई वेलोसिटी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के पास क्या थी? बहुत ही सारी एनर्जी थी। ठीक है,
These particles were studied by the means of the flashes of the light. They produce on striking a zinc sulfide screen. फिर हमने क्या करा, एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन आती है, उस स्क्रीन पे हमने फॉइल पेपर लगाया, वहाँ से हमने क्या करी, रेस पास करी, ठीक है. द अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन द सब एटमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन दी गोल्ड एटम. जो गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम्स थे उसके कंपैरिजन में अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, बहुत ही ज़्यादा हैवी थे, बहुत ही ज़्यादा हैवी थे और बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग थे. अब क्या करा, हैंस ही एक्सपेक्टेड द अल्फा पार्टिकल टू पास थ्रू दी गोल्ड फॉइल. और इसने सपोज करा कि या तो जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो गोल्ड फॉइल से पास कर जाएंगे, या उनमें हल्का सा लिटिल डिफ्लेक्शन होगा, या क्या करेंगे, दोबारा से उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर क्या आएंगे, आपके बैक आएंगे. 3 चीज़ें वो सोच के चला था, या तो क्या था, सीधा पास करके चले जाएंगे, या हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा, मतलब यूँ गए अपना पाथ रोटेट करके इधर चले गए. देखो जैसे अगर मैं एटम लूँ, यहाँ पर ये सपोज करा गोल्ड फॉइल है, कुछ रेज हो सकता है सीधी चली जाए, कुछ रे हो सकता है टकरा के चली जाए वापस चली जाए, कुछ हो सकता है ऐसे जाए और क्या करें, अपना थोड़ा सा डिफ्लेक्शन कर दे, अपने पाथ को हल्का सा टिल्ट कर दे. तो है सब अलग अलग हो, सब अलग अलग हो, अभी दिख जाएगा. देखो इधर ये अल्फा पार्टिकल सोर्स था जहाँ से आपकी लाइट रेज आ रही थी. ये हमने क्या लगाया, गोल्ड फॉइल लगाया, इसके आसपास हमने क्या करी, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी, और ये बीच में क्या हो गया, मेटल फॉइल. मेटल फॉइल मतलब वो कौन सा फॉइल, गोल्ड फॉइल, ठीक है. और ये हो गया अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, मतलब जो आपके डिफ्लेक्ट नहीं हुए, जो बिल्कुल स्ट्रेट आ गए. कुछ क्या हो गया, देखो ध्यान से देखना, कुछ क्या देखो ये सीधे आ गए, कुछ क्या हो गया ऐसे बेंड हो गए, देखो यहाँ चले गए, दिख गए आपको, लाइट कलर के दिख रहा है, ठीक है. कुछ क्या हो गया, देखो यहाँ से वापस दिख रहे हैं, किधर चला गया, इधर चला गया. तो कुछ अल्फा पार्टिकल क्या करे, वापस आए, कुछ क्या करे, बेंड हो गए, कुछ क्या करे, आपके सीधे चले गए. देखो ये सीधा चला गया, दिख गया, ये क्या चला गया, ये वापस आ रहा होगा, तभी तो इस साइड आ गया. और ये क्या हुआ, कुछ क्या हो गया, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया. तो हमने 3 ऑब्जर्वेशन देखी, और ये 3 ऑब्जर्वेशन जो थी वो उसकी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, जो उसने सोची भी नहीं थी. यहाँ पर प्रॉपर्ली दिख रहा है बेटा उसका रिजल्ट. ये हमने सारे के सारे क्या बनाए, थिन सोर्स लाइट से डाला ना यहाँ से, ये रहा, तो वहाँ तो उसने वो जंक्शन लगाया ना, मतलब जिसमें से निकलेगा हीलियम का, हीलियम से लाइट रेस पास करी, ग्रीन कलर की रेस थी वो, ग्रीन नहीं ब्लू, अभी वीडियो दिखाऊंगी दिख जाएगा. देखो सबसे पहले हमने क्या करा, एटम्स लिए गोल्ड फॉइल के, ठीक है. यहाँ से आपकी रे पास गई, रे पास गई, यहाँ से टकरा के चली गई, इधर चली गई, स्मॉल डिफ्लेक्शन हो गया. फिर क्या गई, यहाँ बीच वाले एटम से टकराई, फिर क्या चलेगी बेटा आपकी, वापस चलेगी. फिर कुछ क्या करी, सीधी चलेगी, फिर ये भी सीधी चली गई. फिर जो न्यूक्लियस के जस्ट सेंटर में थी वो क्या करी, आपकी डिफ्लेक्ट हो गई. फिर क्या गई, ये न्यूक्लियस के सेंटर से टकरा के क्या होगी, वापस चलेगी. फिर ये सीधी चलेगी, फिर ये सीधी चलेगी, फिर ये सीधी चलेगी. मोस्ट ऑफ दी रेस कैसे गई है, सीधी. मोस्ट ऑफ दी रेस क्या गई, सीधी. तो मतलब उसने क्या डिफाइन करा कि एटम्स के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है, एम्प्टी. मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होगा, एम्प्टी. इतनी बात समझ में आ गई. क्या शो करा, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी. जो देखो बिल्कुल न्यूक्लियस से टकराई, न्यूक्लियस से टकराने के बाद क्या चली गई, वापस. अब सपोज करो ये चीज़ है, ये भरी हुई है, अब ये टकरा के वापस चलेगी, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, मास होगा ना, मास होगा. इसके अंदर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ चीज़ तो होगी ना, कि जिससे वो टकराई और क्या होगी आपकी वापस. अगर ये खाली होती तो दोबारा से क्या चली जाती, पास करके इधर चली जाती. तो इसका मतलब न्यूक्लियस खाली नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ मास, कुछ ना कुछ प्रोटॉन, और हो सकता है कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन हो, कुछ ना कुछ तो होगा. तो इसने बोला भी न्यूक्लियस जो है वो खाली नहीं है, बट उसके आसपास का जो स्पेस होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा आपका, खाली. तभी तो वहाँ से रेज डेटा सीधी सीधी चली गई, ठीक है. और उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज भी होगा, तभी तो ऑलमोस्ट क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ इसका भी, फिर इसका भी बाउंसिंग बैक हो गई. तो इस तरह से उसने देखा, क्या ऑब्जर्व करा, Rutherford postulated that the atoms must contain large empty spaces as most of the alpha particle pass through it without getting reflected. उसने क्या ऑब्जर्व करा कि ऑलमोस्ट एटम का जो स्पेस होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जितनी भी रेस थी वो बेटा क्या चलेगी आपकी, सीधी. इतनी बात समझ में आई, पक्का से बड़े आगे, ठीक है. और अप्रॉक्सीमेटली 12,000 में से कोई एक रे, क्या बोल रही हूँ मैं, 12,000 में से कोई भी एक रे
न्यूक्लियस को टकरा के क्या हुई, डिफ्लेक्ट बैक, क्या हुई, न्यूक्लियस को टकरा के डिफ्लेक्ट बैक। उससे क्या शो हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ मास होगा। आई बस हमने अगला पढ़ते हैं। 12,000 में से 1, 12,000 में से 1 का मतलब हो गया कि एज एन एवरेज, ठीक है। हमने बोला सम एज एन एवरेज इतने मार्क्स आए तो उसके अकॉर्डिंग 12,000 में से अप्रॉक्सीमेटली एक जो है वो आपकी डिफ्लेक्ट बैक हुई, बाकी ऑलमोस्ट क्या चली गई आपकी सीधी चली गई। कह रहे सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल थ्रू अ स्मॉल एंगल्स। ऑलमोस्ट कुछ रेस थी, देखो इधर यहाँ से यहाँ पर गई, यहाँ से क्या डिफ्लेक्शन होगी, या हो सकता है कुछ यहाँ गई फिर इसका डिफ्लेक्शन होगी। कुछ रेज ऐसी होगी जो न्यूक्लियस के पास थी, उनमें क्या दिखा मुझे, स्मॉल डिफ्लेक्शन। वही लिखा है सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल थ्रू स्मॉल एंगल्स। कुछ बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई और कुछ बहुत ही ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, या तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गए या बहुत ही कम से डिफ्लेक्ट हुए। थस रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। इसका मतलब उसने क्या शो करा कि जितने भी एटम्स हैं उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत ही कम स्पेस ले रहे हैं। और कंसंट्रेटेड मतलब एक साथ इकट्ठे होंगे तभी तो उनका कुछ चार्ज होगा, जिस वजह से क्या होगा उसके साथ में जैसे वो टच में आए तो क्या करा, उनका डिफ्लेक्शन शो कर गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला क्या लिखा है, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू 180 डिग्री शोइंग अ फुल रीबाउंड। मतलब 12,000 में से अप्रॉक्सीमेटली एक अल्फा पार्टिकल ऐसे होगा जो न्यूक्लियस के सेंटर पर टकराया और वापस सीधा चला गया, सीधा आया और सीधा वापस चला गया। कितने में से, 12,000 में से कोई एक। Thus Rutherford come to the conclusion that all positive charges of the atom and most of the mass of the atom is concentrated in very small amount within the atom। उसने क्या कंक्लूड करा, जितने भी एटम के पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो एटम के अंदर होंगे, स्मॉल अमाउंट में होंगे और वो एटम के अंदर लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, तो मैं आगे बढ़ूँ। सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या लिया, 2 मिनट रिवाइज करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या लिया, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल किसकी ली थी, थिक। फिर उसने क्या लिए, हीलियम के क्या लिए, अल्फा पार्टिकल्स। क्या लिए, अल्फा पार्टिकल्स। मास कितना था, चार्ज क्या था, डबल। चार्ज का था डबल। वो फास्ट मूविंग थे, स्लो मूविंग थे, फास्ट, ठीक है। फिर उसका मेन एम क्या था, क्या जानना चाहता था अपने एक्सपेरिमेंट में, बेसिकली वो चेक करना रहा था कि एटम के अंदर कुछ है कि नहीं, कि एटम का मास है या नहीं है, ये एटम एम्प्टी है या नहीं है, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कुछ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए उसने क्या करा है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द रेस कैसे जा रही थी, मोस्ट ऑफ द रेस कैसे गई, जिससे क्या शो हुआ कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है आपका, एम्प्टी। फिर उसने क्या देखा, कुछ पार्टिकल क्या थे, न्यूक्लियस के पास से गए, न्यूक्लियस के पास से गए तो क्या करा, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन से चले गए, कुछ क्या गए, लार्जर डिफ्लेक्शन। इट शोज कि जितने भी एटम्स हैं उनका कुछ ना कुछ कंसंट्रेटेड मास के अंदर होगा, मतलब एटम के अंदर उसका कुछ ना कुछ मास होगा। इतनी बात समझ आ गई। फिर उसने देखा अप्रॉक्सीमेटली 12,000 में से 1 एटम जो था वो न्यूक्लियस से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, रीबाउंड हो गया। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 180 डिग्री से 180 डिग्री पे, मतलब 180 डिग्री पे गया और 180 डिग्री पे क्या गया आपका, वापस आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। सेल्सियस नहीं, गलती से बोली, ठीक है, 180 डिग्री पे गया, एंगल था 180 डिग्री गया और 180 डिग्री से क्या गया आपका, वापस आ गया। अब देखते हैं, रदरफोर्ड नेम दिस स्पेस इनसाइड द एटम एज द न्यूक्लियस। और उसने बोला एटम के अंदर जो स्पेस है जिससे वो चीज टकराई उसको उसने क्या बोल दिया आपका, न्यूक्लियस। क्या बोल दिया उसको, न्यूक्लियस। वन ऑफ द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड कैलकुलेटेड दैट द एटॉमिक न्यूक्लियस इज 10 raised to the power 5 टाइम्स स्मॉलर देन द टोटल एरिया ऑफ द एटम। यानी जितना एटम बड़ा है, देखो ये पूरा का पूरा एटम है, इस एटम का कुछ भी जो क्या कहते हैं स्पेस जो है उसका 10/5, मतलब ये जो छोटा वाला पार्ट है, मतलब इसका 10/5 निकालोगे तो वो उसका क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटली एटम का 10 raised to the power 5 पार्ट को कवर करता है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस छोटू सा है और एटम क्या आपका बड़ा, ठीक है। फिर क्या लिखा, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज, द रेडियस ऑफ एटम इज 10 raised to the power -8 सेंटीमीटर, वाइल द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 की पावर -13।
मतलब इसकी रेडियस 10⁻⁻13 है, मतलब 1 बाय कितनी बार 0, 13 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और जो एटम की रेडियस है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलो ये छोटा है ये छोटा है, तो न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही छोटा। कल बेटा 11:30 बजे मैं 11:30 डॉट शुरू कर दूंगी, ये फाउंडेशन वाले बच्चे भी होंगे इसलिए टाइम से आना। 11:30 पर मैं 11:30 डॉट शुरू करूँगी, वो बच्चे टाइम से आ जाते हैं, ठीक है। 11:30 लेट में तो ना 5 मिनट पहले आ जाना, चलेगा। हाँ तो वही से डिफाइन करा ना कि एटम की अगर रेडियस 10⁻⁻8 है तो आपके पास न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होगी, 10⁻13। Thus we can say that atom is relatively hollow with a heavy nucleus at its center। कि जो एटम है होलो, होलो का मतलब क्या हो गया, खाली। ऑलमोस्ट एटम क्या आपका खाली, किसके अलावा, न्यूक्लियस के अलावा, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन अराउंड द न्यूक्लियस पोजेसेस नेग्लिजिबल मास। यानी न्यूक्लियस के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं उनका जो मास है वो क्या आपका नेग्लिजिबल। और क्या कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के आसपास क्या कर रहे हैं आपका घूम रहे हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ही परफॉर्मेड दैट द थ्योरी ऑफ एटम। क्या डिफाइन करा कि भैया एटम होता कैसे, अब उसको डिफाइन पता चल गया कि एटम क्या है, खाली। ऑलमोस्ट स्मूथ स्पेस क्या है, खाली। एटम के न्यूक्लियस में क्या होगा, कुछ ना कुछ मास, और उसके आसपास जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन क्या उनका मास होगा, नहीं, क्या होगा, नेग्लिजिबल मास होगा। और न्यूक्लियस क्या होगा, बहुत ही छोटा। और न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा आपका 10 की पावर, वही खड़ा रहे बेटा, मैं क्लास नहीं लूँगी, खड़े रहो, मैं क्लास नहीं लूँगी, सॉरी, जाओ। सुबह दी तेरी पीटीएम आपकी मम्मी ने, कितने बजे था, आपकी मम्मी को भी पता था 3:30 बजे की क्लास, और आपको भी पता था 3:30 बजे की क्लास है। मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगी, खड़े रहो, जाओ घर जाओ, जाओ घर जाओ, खड़े भी नहीं होगे, जाओ। कितने बजे आया था पीटीएम से, 1 से 3 पीटीएम, जो तू 3:30 बजे आया। ये रहा पड़ोस में 10 मिनट का रास्ता नहीं तेरे स्कूल का। पीटीएम तेरे स्कूल की सुबह थी, मम्मी तो बोल रही थी सुबह। मैं नहीं लूंगी क्लास इतनी लेट, जाओ। हेलो, हाँ जी, एक मिनट में भेज दूँ। नेहा मैम एक मिनट देखना, ये जो गवर्नमेंट स्कूल के साथ वाली गली नहीं है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, बाहर देखना कोई पेरेंट होगा। छोटे बच्चों ट्यूशन नहीं, गली के अंदर देखो, मेरी फोटो भी लगी होगी बाहर इधर। नहीं नहीं, जो दूसरा स्कूल है, जो दूसरा स्कूल है ना एक सादला गुरुद्वारे से पहले, वो वाले स्कूल, ठीक है। जाओ बेटा घर, मैं नहीं बैठने दूँगी, जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठने दूँगी, सॉरी। समझ में आ गया बेटा सबको, ठीक है। रदरफोर्ड के अंदर क्या हुआ, एटम्स कितना थिक हो गया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। उसने क्या बोला, एटम्स के अंदर ऑलमोस्ट स्पेस क्या आपका, मैं नहीं खड़े होने दूंगी बेटा, घर जाओ। एटम्स के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या हुआ आपका, एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या हुआ आपका, एम्प्टी। एटम्स के अंदर बीच में सेंटर में क्या होता है आपका, न्यूक्लियस। बीच में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मास। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मास। मोस्ट ऑफ द स्पेस आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या आपका, एम्प्टी। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, चार्ज होगा नहीं होगा, होगा। और न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या उनका चार्ज होगा, नहीं, क्या होगा आपका, नेग्लिजिबल। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 2 चीज़ें ली उसने पहला, कितने एटम जितने थे, फिर क्या लिया, हीलियम। हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स लिए, ठीक है। मास कितना था आपका, 4, मास कितना था आपका, 4। इतनी बात बेटा समझ में आ गई।
मास कितना था आपका 4u। और क्या पढ़ा हमने, फिर उसने क्या करा, गोल्ड फॉइल में से क्या पास करी, रेस। क्या देखा, ऑलमोस्ट रेस क्या चली गई, सीधी। कुछ क्या करी, सेंटर से पास करी और क्या होगी आपकी, डिफ्लेक्टेड। कुछ क्या होगी आपकी, न्यूक्लियस से गई और क्या होगी आपकी, रिबाउंड। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। 3 चीजें होगी। पहली क्या होगी, ऑलमोस्ट विद स्पेस क्या होगी आपका, एम्प्टी। मैं देख लूंगी, ठीक है। सीधी कुछ रेस क्या होगी, बिल्कुल सीधी चली गई। कुछ क्या होगी, न्यूक्लियस के सेंटर से टकराई और क्या चली गई आपकी, वापस आ गई। कुछ क्या होगी, न्यूक्लियस से हल्का सा करके क्या चली गई आपकी, सीधा। आगे बात समझ में, पक्का से रदरफोर्ड क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं बेटा। अब रदरफोर्ड ने देखो बेटा बातें नहीं, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कर लिया बट एक्सपेरिमेंट से उसने क्या रिजल्ट निकाला, अपने उसको मॉडल को उसने कैसे रिप्रेजेंट करा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडल का मतलब हो गया, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल जो है उसने एटम के बारे में क्या डिडक्शन दे दी, क्या जस्टिफिकेशन दे दी, उसको हम रीड करेंगे, ठीक है। पहली चीज बेटा क्या, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मतलब लाइट रेस क्या करी, सीधा गई, सीधा जाने के बाद उस गोल्ड फॉइल को क्या स्कैटर करा ना, उसमें से पास होगी, तो उसको हमने क्या बोला, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड पुट फोर्थ ऑफ द एटमिक बोला। फोर्थ का मतलब होता है जो उसने डिडक्शन दे दी। अगर सपोज करो मैंने कोई काम करा तो मैं उसके बारे में अचीवमेंट दे दूँ कि भैया मैंने ये चीज़ करी है, या मेरे अकॉर्डिंगली ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ। क्या बोलते हैं उसको, फोर्थ। ये क्या बोलते हैं उसका, मॉडल। क्या बोलते हैं उसका, मॉडल, ठीक है। आप लोगों ने सुना है ना, यूज की थ्योरी है, एटम प्री डिफाइंड थ्योरी है, कुछ भी थ्योरी जो किसी भी साइंटिस्ट वगैरह की होती है उसको हम फोर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, एन एटम्स कंटेन अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। यानी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, न्यूक्लियस। उसने क्या डिफाइन कर दिया कि भैया एटम का क्या होता है, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस का चार्ज होता है, हाँ होता है। और उस न्यूक्लियस का कुछ मास होता है, हाँ होता है। तो यानी रदरफोर्ड से मुझे सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या हुई, मुझे पता चल गया कि एटम के अंदर बीच में क्या होगा आपका, न्यूक्लियस, उसका क्या होगा, मास, उसका क्या होगा, चार्ज। तो ये मेरी अचीवमेंट होगी। पहली बात समझ में आ गई। पहली अचीवमेंट क्या होगी, एटम कंटेन अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। पॉजिटिवली चार्ज सेंटर का मतलब उसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। इंग्लिश, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज सेंटर, आर्टिकल से शुरू करना बेटा। पॉजिटिव चार्ज सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। और जितना भी मास है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड होगा, सेंटर में। यानी एटम का मास साइडों में होगा, नहीं, एटम का मास किस में होगा, सेंटर में। इतनी बात समझ में आ गई। एटम का मास किस में होगा, सेंटर में। सेंटर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस। दूसरी चीज, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटम के क्या करेंगे, आसपास क्या करेंगे, आपके घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। और क्या होंगे, वो आपका सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट मतलब सर्कुलर के अंदर क्या कर रहे हैं, घूम रहे, टन 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 ऐसे करेंगे, ठीक है। अब अगले में क्या कर रहे हैं, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मैनी टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एटम। ये भी हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियस क्या होगा, बहुत छोटू सा। एटम मतलब एटम ही ऑलरेडी छोटा है, अब एटम से भी बहुत ही छोटा क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस, ठीक है। एंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन एटम। अगर मैंने बोला एक एटम जो है वो 4u का है, कितना आपका, 4u, u उसकी यूनिट होती है। एटम अगर 4u का है तो उसका न्यूक्लियस कितना होगा, 4/10,000। आई बसन में जो भी आपका एटम का मास होगा उसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे, वो किसका मास हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस का। अगले पूछते हैं, अब ड्रॉबैक क्या था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक मतलब इसकी क्या गलती थी। ड्रॉबैक बोले, लिमिटेशन बोले, एनाबोलिस बोले, सबका मतलब क्या होता है बेटा मेरे पास, से। अगर मैं क्या बोलूँ, ड्रॉबैक, लिमिटेशंस, या क्या बोल दूँ, एनामोलिस, ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है आपका, सेम, या मिस्टेक्स। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है इसके बारे में, ठीक है। पहली चीज, रदरफोर्ड एटमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन कुड रिमेन इन देयर ऑर्बिट। यानी अभी देखो उसने क्या बोला, ये न्यूक्लियस है, ये क्या हो गया, एटम। उसने बोला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेंगे,
मूव करते रहेंगे, बट उसने बोल दिया सर्कुलर में मूव करते रहेंगे। कैसे मूव करेंगे ये तो एक्सप्लेन नहीं करा। क्या वो अलग अलग ऑर्बिट में मूव करेंगे या एक के पीछे एक लगा के घूमते रहेंगे, ऐसे कैसे घूमेंगे, उसके बारे में उसने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। फिर क्या गलती हुई उसकी, एनी चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन वुड रेडिएट एनर्जी एंड वाइल रिवॉल्विंग इट विल लूज इट्स एनर्जी एंड इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब सपोज करो मैंने बोला इस बच्चे को बेटा यहाँ हमारे से गोल गोल चक्कर लगाना है। अब कितना चक्कर लगाया, इसे पहला चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, क्या तीसरे चक्कर में उतनी एनर्जी बचेगी? चौथे में होगी एनर्जी। देखो यू एनर्जी घूमी, ध्यान से बना, देखो यू एनर्जी घूमी पहला चक्कर, दूसरे पे क्या हो गया स्लो, तीसरे पे क्या हो गया और स्लो, चौथे पे क्या हो गया और स्लो, पांचों में जाके क्या होगा, गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। फैन बेटा एक पर्टिकुलर एनर्जी से ही मूव कर रहा है। उसने यही तो गलती होगी, उसने ये नहीं बताया कि जो सेल जो इलेक्ट्रॉन्स वो मूव कर रहे हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, अलग ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और कोई भी चीज़ अगर मूव करती है तो एनर्जी को क्या करती है, यूज़ कर रही है। अब कोई भी चीज़ एनर्जी को यूज़ कर रही है तो उसको लूज तो करेगी। तो कह रहे हैं जो एटम्स के उसके मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे सर्कुलर में घूमते रह रहे और क्या कहते हैं क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे, लूज कर देंगे। लूज करेंगे तो क्या करेंगे, सेंटर में गिर जाएंगे। सेंटर में गिर गए तो एटम ही बेचारा खत्म हो गया, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये उसका सबसे बड़ा नुकसान था। ठीक है, तो तभी तो ये ड्रॉबैक है भाई। These means that the atom would be highly unstable। उसने क्या डिफाइन करा कि ड्रॉबैक का मतलब ही बेटा गलतियाँ होती है। उसने यही तो नहीं बताया, उसके अकॉर्डिंग तो मूव करते रहेंगे और वो गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जबकि हमने क्या बोला, एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो गलती होगी ना उसकी, आई बस समझ में। अभी करेंगे ना हम, बोर मॉडल करेगा। उसने क्या बोला बेटा, एटम्स जो होते हैं वो जनरली क्या हो गया आपके अनस्टेबल, बट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्टेबल एटम। बट जितने भी बेटा बातें नहीं, बट जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बनते हैं बेटा, आपका स्टेबल एटम से। Thus the major drawback of Rutherford atomic model was that it could not explain the stability of atom। सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या था कि वो एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर पाया। समझ में आ गई थी बात, क्लियर हो गया। पहली चीज रदरफोर्ड की क्या कमी थी पहले बताओ नेहा मैम। पहली चीज रदरफोर्ड ने क्या करा, उसने सबसे पहले उसने बोला कि एटम्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर। उसने क्या कहा, एटम्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहा हो वाला गाना गा रहे हैं, बट ये नहीं पता कैसे घूम रहे हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला वो सेकेंड पॉइंट है। क्या हुआ, तो क्या हुआ, खेलने में कोई गलती थोड़ी ना है। तो वो खेल रही थी ना, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। तेरे को क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्लास में खेलेगी सेकंड क्लास खेले। चलो बस इधर देखो बेटा, बात है नहीं, बस आ जाओ बैक टू द पॉइंट। सबसे पहली चीज बेटा क्या, क्यों कुछ नहीं होगा। चलो आज 2 अक्टूबर थोड़ी ना है। सबसे पहले बेटा रदरफोर्ड की क्या गलती रह गई, बस रदरफोर्ड की पहली गलती, रदरफोर्ड क्या करा, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया कि भैया अल्फा पार्टिकल कैसे 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 घूम रहे। मतलब पहली चीज वो इलेक्ट्रॉन के बारे में जस्टिफाई नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कैसे कैसे घूमेंगे, पहली गलती। दूसरी गलती उसने ये बोल दिया
कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब वो मूव कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेंगे। रेडिएट का मतलब क्या हो गया, लूज करेंगे। जब वो एनर्जी को लूज करेंगे घूमते घूमते, तो घूम रहे हैं, एनर्जी लूज हो रही है, लूज करते करते क्या करेंगे, वो सेंटर के न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो एटम क्या करेगा, आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी उसकी गलती। तीसरी तो तभी तो गलती है भाई ठीक है, रिड्यूस भी होती है, दोनों चीज होती है। तीसरी चीज उसने क्या बोला, एटम्स जो होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल। अगर एटम्स के इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते रहेंगे तो इसका मतलब वो स्टेबल ही नहीं है। तो यानी ये होगी उसकी तीसरी गलती। चौथी गलती क्या होगी कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ, बट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्टेबल एटम। बट कोई भी जो मैटर है वो स्टेबल एटम से मिलकर बनता है। तो दी मेजर ड्रॉबैक क्या था कि वो कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ अ एटम, कि कोई भी एटम कितना स्टेबल है कितना स्टेबल नहीं है, वो इसके बारे में कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर पाया। अब देखो उसने क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वो मूव करते रहेंगे, फिर हार के किसमें चले गए, आपके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में गिर गए तो इलेक्ट्रॉन कुछ बचा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन सारे खत्म हो गए। इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो एटम एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। आई बस समझ में पक्का से। रदरफोर्ड मॉडल के हमने 3 चीज़ें पढ़ ली बेटा। एक, उसने क्या क्या अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था और क्या क्या उसने डिराइव करा, फिर क्या थी, क्या क्या उसके ड्रॉबैक थे। 3 चीज़ें आपको लर्न करनी है। पहली चीज़, रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या लिया, क्या लिया था, 10 मिनट में रिवाइज करते जितना भी बढ़े, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या लिया अपना, जल्दी से बोलो, क्या लिया, कितने एटम जितना थिक था, कितने एटम जितना थिक था, 1000। अल्फा पार्टिकल किसके लिए, चार्ज कितना था, चार्ज कितना था, 4u। और क्या थे, मास कितना था, 4u, चार्ज क्या था, डबल, ठीक है। अब उसने ऐसा क्यों लिया, ऐसा उसने क्यों चूज करा, गोल्ड फॉइल को क्यों चूज करा, क्योंकि वो उसको थिननेस लेयर चाहता था। क्या चाहता था, सबसे थिन लेयर, ताकि उसमें से लाइट स्कैटर हो या अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो, और वो जस्टिफाई कर पाए और वो जजमेंट कर पाए कि एटम्स के अंदर स्पेस खाली है या नहीं है, या एटम के अंदर तो बहुत ही थिन लेना ना, थिन सबसे, इससे थिन और कोई नहीं है ठीक है। फिर इसके लिए वो क्या करना चाहता था, मेन बेसिकली उसका क्या मुद्दा था कि वो एटम के अंदर जज करे कि एटम खाली है या नहीं है, एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है या नहीं है, या एटम के अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है, या उसका कुछ चार्ज है या नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने जा रहा था। जब उसने एक्सपेरिमेंट करा तो उसने क्या लिया, यहाँ पर क्या लिया, अल्फा पार्टिकल, इधर क्या लिया आपका गोल्ड फॉइल, उसके आसपास कौन सी स्क्रीन लगा दी, फ्लोरोसेंट ग्रीन स्क्रीन, ताकि वो जो रेज है वो बाहर ना जाए। फिर उसने क्या ऑब्जर्व करा, कुछ पार्टिकल क्या चले गए सीधे, कुछ क्या करे आपके रीबाउंड हो गए, और कुछ क्या हो गए स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए या लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। बात समझ में आया, कुछ क्या चले गए सीधे, कुछ क्या करे स्मॉल अमाउंट से डिफ्लेक्ट, या कुछ क्या हुए लार्ज अमाउंट से डिफ्लेक्ट, कुछ क्या करे आपके रीबाउंड हो गए। 3 चीज़ें उसने डिस्कस करी। अब इन 3 चीज़ों में उसने क्या देखा कि ऑलमोस्ट एटम्स का स्पेस क्या था, ये उसकी क्या होगी आपकी रिजल्ट जो उसने निकाला। क्या रिजल्ट देखा कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एटम्स, एटम के अंदर ऑलमोस्ट स्पेस क्या होगा, एम्प्टी, ऑलमोस्ट स्पेस क्या होगा आपका एम्प्टी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट एटम के चलेगा आपके सीधे। दूसरा क्या ऑब्जर्व करा उसका कुछ ना है, उसने देखा कि न्यूक्लियस के पास से जो कोई रेज गई वो क्या गई, या तो स्मॉल अमाउंट से गई या वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। कोई स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, कोई स्मॉल लार्जेस्ट एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। इट शोज कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज या कुछ ना कुछ मास। फिर जो न्यूक्लियस से टकराई वो क्या चली गई, रीबाउंड होगी। कितने डिग्री थे, 180 डिग्री के। दैट मीन्स न्यूक्लियस हैव अ मास, ठीक है, वहीं से वापस चली गई। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन से उसने कंक्लूड करा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, और न्यूक्लियस के आसपास क्या घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन, जिनका मास क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो न्यूक्लियस के आसपास से अगर वो कहीं अपनाई तो कहीं से गई रेस तो वो क्या चली गई सीधी, जो न्यूक्लियस को टच करके गई वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, जो न्यूक्लियस के सेंटर से गई वो क्या होगी, रिबाउंड होगी। आगे बस समझ में। बट उसका ड्रॉबैक क्या रह गया कि उसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। उसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे, वो कैसे मूव करेंगे, और वो मूव करते हुए जब एनर्जी लूज करते हैं तो एनर्जी लूज करते करते क्या करेंगे, वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे।
तो उसने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया। समझ में आया आज की क्लास का? पक्का से एनसीईआरटी निकालो सब बच्चे। नोट्स दे दीजिए आपको लास्ट क्लास में। बेटा आप लोग पढ़ोगे पेज नंबर 46, सुन लो जरा, 46, 47, 48, 3 पेज नंबर है, 46, 47, 48। तीनों में से आपको अप्रोक्सीमेटली में 20 से 30 क्वेश्चन बनाना है, 1 1 मार्क कर ले। ये आपका होमवर्क है, 20 से 30 क्वेश्चन, 20 से 30, 40